हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का पार्ट 6। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो तो आप इस कार्ड पर क्लिक करके उसे विजिट कर सकते हैं। आज के वीडियो में अपन चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं जो कि है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। ये टॉपिक में आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा, साथ में ये भी बताऊंगा कि बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन आता है लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का तो आपको किस तरीके से लिखना है। तो अभी मैं जो आपको समझा रहा हूं ये इस टॉपिक को समझने के लिए कुछ चीजें लिखवा रहा हूं। कहां से आपको बोर्ड में लिखना है वो भी मैं आपको बता दूंगा और पूरा टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि डाई हाइब्रिड क्रॉस जो होता है उसका फिनोटाइप, और ये फिनोटाइप तब ले रहे हैं जब वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो करे। तब डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो क्या आता है, वो आता है 9331। इसमें से आप जानते हैं जो पहला 9 नंबर होता है वो, जैसे कि अपन ने डाई हाइब्रिड किया था येलो राउंड और ग्रीन और रिंकल के बीच में, तो वो 9 प्लांट कौन से थे, येलो राउंड जो कि पेरेंट्स के जैसे थे, और एक 1 जो पीछे रिंकल ग्रीन था वो भी पेरेंट के जैसा था। तो ये 9 और 1 बोले तो टोटल कितने 10, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। जबकि ये 3 जो बीच में आ रहा है ये नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, न्यू कॉम्बिनेशन है, इन्हें रिकॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं। अगर अपन इसकी फ्रीक्वेंसी निकाले, परसेंटेज निकाले, तो टोटल पेरेंटल कॉम्बिनेशन है 10, टोटल प्लांट थे 16 इंटू 100 करेंगे करीब 62.5% आ रहा है। जबकि नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन निकालते हैं तो वो कितना आ रहा है, करीब 37.5% आता है। तो अगर लगभग इसी रेशियो में पेरेंटल और नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन आते हैं तो इसे अपन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मानेंगे। लेकिन ये तभी ट्रू होता है, या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तभी ट्रू होता है जब नॉन एलिलिक जीन, मतलब जो जीन दो अलग अलग जो जीन ले रहे हैं वो दोनों जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर हो। जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए ये आपस में एलिलिक जीन है, कैपिटल बी स्मॉल बी ये भी आपस में एलिलिक जीन है, लेकिन कैपिटल ये वाली जीन, ये दोनों जो एलिल है और ये दोनों एलिल जो है आपस में कैसे हैं, नॉन एलिलिक जीन है। और जब ये दोनों अलग अलग क्रोमोसोम पे, जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए इस वाले क्रोमोसोम पे, कैपिटल बी स्मॉल बी इस वाले क्रोमोसोम पे, अगर ऐसा होता है, जैसा अपने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में भी देखा था, अगर ऐसा होता है तो 4 टाइप के गैमेट बनते हैं। ये कैपिटल ए इसके साथ भी जा सकता है, कैपिटल ए भी बना सकता है। ये कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ में भी जा सकता है, ये स्मॉल ए कैपिटल बी के साथ में भी जा सकता है, ये स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ में भी जा सकता है। और ऐसे होने पर 4 टाइप्स के प्लांट भी बनेंगे, पेरेंटल कॉम्बिनेशन भी बनेंगे, नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन भी बनेंगे, और उनका रेशियो कुछ इसी तरीके का होगा या प्रपोर्शन कुछ इस तरीके का होगा। तब तो अपन क्या कहेंगे, इसने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो किया। लेकिन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नॉट होल्ड ट्रू फॉर जीन लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम। अगर आप लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन की थ्योरी की लाइंस आप चैप्टर की समरी में देखेंगे तो वहां पर एक लाइन लिखी हुई है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो होता है वो ट्रू नहीं होता जब जीन जो होती है वो एक ही क्रोमोसोम पर होती है, और दीज जीन आर कॉल्ड लिंक्ड जीन, और इन जीन को क्या कहते हैं, लिंक्ड जीन कहते हैं। जैसे कि ये कैपिटल ए और कैपिटल बी एक ही देखो क्रोमोसोम पर, और स्मॉल ए स्मॉल बी भी एक ही है, तो ये दोनों जो नॉन एलिलिक जीन थी एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। ऐसे में चांसेज हो सकते हैं कि कैपिटल ए और कैपिटल बी गैमेट बनते समय साथ में ही रहे और कैपिटल ए भी बना दे, और स्मॉल ए और स्मॉल बी साथ में ही रहे और एक ही तरह का गैमेट बना रहे। और इस तरीके का एक दूसरे के साथ रहने की जो ये टेंडेंसी है इसे अपन क्या कहेंगे, लिंकेज कहेंगे। क्या कहेंगे, लिंकेज। तो जब दो नॉन एलिलिक जीन एक ही क्रोमोसोम पे होती है तो उसे लिंक्ड जीन कहते हैं, और उनका एक साथ नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिटेट होना क्या कहलाएगा, लिंकेज कहलाएगा। क्या जब वो एक होमोलोगस क्रोमोसोम पे होते हैं तो हमेशा ही एक ही साथ इनहेरिटेड होते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। इन केस ऑफ लिंकेज ओनली पेरेंटल कॉम्बिनेशन आएगा, या फिर प्रपोर्शन ऑफ पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो होगा वो ज्यादा आएगा नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन से। पहले देखो ये चीज समझने, पहले एक ये लास्ट लाइन है ये भी समझ लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि जब लिंकेज होता है, मतलब ऐसा केस होता है, तो या तो सिर्फ पेरेंटल कॉम्बिनेशन आते हैं, ठीक है, या तो मतलब 100% फ्रीक्वेंसी में पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही आएंगे। ऐसे लिंकेज को कंप्लीट लिंकेज कहते हैं, जो कि बहुत रेयर है। या फिर प्रपोर्शन ऑफ पेरेंटल कॉम्बिनेशन इज मच हायर देन नॉर्मल
नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन। ऐसे क्यों लिखा हुआ मच हायर? देखो ऑलरेडी पेरेंटल कॉम्बिनेशन का प्रोपोर्शन नॉन पेरेंटल से ज्यादा ही है, लेकिन अगर लिंकेज होता है तो वो और ज्यादा आएगा। जैसे पेरेंटल कॉम्बिनेशन आ जाए करीब 98% के आसपास और नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन आ जाए 2%, तो या तो ऐसा सीन होगा लिंकेज होने पर, या फिर 100% क्या हो सकता है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन हो सकता है। ये दोनों ही लिंकेज ही कहलाएंगे। अब जो ये लिंक जीन थी वो लीनियरली अरेंज्ड होती है सेम क्रोमोसोम पे। जैसे कि ये दो क्रोमोसोम बना रखे, एक होमोलोगस पेयर है, ठीक है, तो इस पे कैपिटल ए स्मॉल बी एक साथ है, ठीक है, स्मॉल ए स्मॉल बी एक साथ है। इसका मतलब ये दोनों कैरेक्टर की जो जीन है वो कैसी है, लिंक जीन है। तो लिंक जीन आर लीनियरली अरेंज ऑन सेम क्रोमोसोम। ये दोनों सेपरेट भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि एक ही क्रोमोसोम पे हो तो ये ए और बी हमेशा साथ में ही रहेंगे। एक ऐसा प्रोसीजर है जो इनको अलग भी कर सकता है, और वो प्रोसीजर है क्रॉसिंग ओवर। देखो क्रॉसिंग ओवर कैसे समझते हैं। देखो जब सेल डिवीजन होता है तो पहले क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो इस वाले क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन होके देखो ये दो सिस्टर क्रोमेटिड बना दिया। क्रोमोसोम एक ही है लेकिन उस पर क्या बन गया, अपने दो सिस्टर क्रोमेटिड बन गया। देखो जब अपन ऐसे बनाते हैं, ये एक क्रोमोसोम है और ऐसा होने पर अभी भी ये एक ही क्रोमोसोम है, बस इसमें सिस्टर क्रोमेटिड दो हो गए। पहले एक क्रोमेटिड था, अब दो क्रोमेटिड हो गए। तो इसमें ये क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड है, अब इस क्रोमोसोम में कितने हो गए, दो क्रोमेटिड हो गए। इसमें एक क्रोमोसोम था, इसमें भी एक क्रोमोसोम ही है लेकिन दो क्रोमेटिड हो गए, और ये देखो दो दो बार हो गए। अब एक फेज आती है जिसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, जो कि मियोसिस फर्स्ट में होता है। उसमें क्या होता है, इनका कुछ हिस्सा एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाता है। तो एक्सचेंज होने की वजह से देखो ये स्मॉल बी वाली जीन जो है वो इस तरफ आ गई और कैपिटल बी वाली जीन है वो इस तरफ चली गई। तो नेक्स्ट जनरेशन में जब गैमिट बनेंगे तो देखो एक गैमिट में तो ये वाला क्रोमोसोम जाएगा, कैपिटल ये वाला सिस्टर क्रोमेटिड का हिस्सा जाएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी चला जाएगा, ठीक है। दूसरे में देखो ये कैपिटल ए स्मॉल बी, क्योंकि कैपिटल ए के नीचे स्मॉल बी कहां से आ गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया था। एक में चला जाएगा स्मॉल ए कैपिटल बी, एक में स्मॉल ए स्मॉल बी। तो चार तरह के गैमिट बन गए। और अगर चार तरह के गैमिट इस तरीके से बन रहे तो अगेन वो किसको फॉलो कर सकते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो कर सकते हैं। तो लिंकेज होने के लिए क्या होना चाहिए, एक तो जो जीन जिनके बीच में लिंकेज हो रहा है जिसे लिंक जीन कह रहे हैं वो एक ही क्रोमोसोम पर होनी चाहिए और इतनी पास में होनी चाहिए कि उनके बीच में क्या ना हो सके, क्रॉसिंग ओवर ना हो सके। अगर ये दोनों नहीं होते हैं तो वो जो दोनों जीन है नेक्स्ट जनरेशन में एक ही साथ इनहेरिटेड होती है, इसे अपन क्या कहते हैं, लिंकेज। इस केस में या तो नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही बनते हैं या फिर पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही बनते हैं या फिर पेरेंटल कॉम्बिनेशन के होने की फ्रीक्वेंसी जो होती है या प्रपोर्शन जो होता है वो नॉन पेरेंटल से काफी ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये अपने लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का एक इंट्रोडक्शन था। अब अपन इसको देखते हैं कि एनसीईआरटी में किस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। अब देखो अपन को अगर एग्जाम में लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन आता है तो कैसे लिखना है उसको अपन देखते हैं, और साथ में एनसीईआरटी में जिस तरीके से एक्सप्लेन है उसको भी समझते हैं ताकि अपन कंपटीशन में भी अच्छे से कर सके। तो देखो सबसे पहले अपन लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन होता क्या है उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू जीन ऑन अ क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम के ऊपर दो जीन के बीच का फिजिकल एसोसिएशन क्या कहलाता है, लिंकेज, मतलब एक साथ रहना। इन दिस ओनली पेरेंटल कॉम्बिनेशन फॉर्म, या तो सिर्फ पेरेंटल कॉम्बिनेशन बनेंगे और proportion of parental combination is much higher than non parental combination। यही वजह मैंने आपको पहले पेरेंटल नॉन पेरेंटल सब समझा दिया। तो लिंकेज क्या होता है, दो जीन का फिजिकल एसोसिएशन होता है एक ही क्रोमोसोम पे, और इसकी वजह से नेक्स्ट जनरेशन में या तो सिर्फ पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही आता है जिसे अपन कंप्लीट लिंकेज कहेंगे, या फिर प्रपोर्शन ऑफ पेरेंटल कॉम्बिनेशन मच हायर देन नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, उसे लिंकेज कहते हैं। तो फिर रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन, उसे क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन। इसका मतलब लिंकेज ज्यादा होगा तो रिकॉम्बिनेशन क्या होगा, कम होगा, और लिंकेज कम होगा तो रिकॉम्बिनेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन बनने की टेंडेंसी होती है, उसका बनना क्या कहलाता है, रिकॉम्बिनेशन कहलाता है। अब अपनी बुक में जहां ये टॉपिक दे रखा है मॉर्गन के हिसाब से दे रखा है, तो मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट देखते हैं पर। ही परफॉर्म सेवरल डाई हाइब्रिड क्रॉस इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला पे उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, डाई हाइब्रिड क्रॉस किए थे
टू स्टडी जीन दैट वर सेक्स लिंक्ड, और वो बेसिकली ऐसे जीन की स्टडी करना चाह रहा था जो कि सेक्स लिंक्ड होती है। इसका मतलब वो जीन जो सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो, जैसे ह्यूमन के केस में आपने सुना होगा 44 प्लस XX या 44 प्लस XY सेट होता है। 44 प्लस XX होता है फीमेल का और 44 प्लस XY किसका होता है, मेल का। तो वो जीन जो X या Y क्रोमोसोम पे हो, सेक्स क्रोमोसोम पे हो, उनकी इनहेरिटेंस की स्टडी करना क्या कहलाता है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहलाता है। और मेंडल उसी की स्टडी कर रहा था। अब जो ड्रोसोफिला है उसमें टोटल 8 क्रोमोसोम होते हैं। कितने क्रोमोसोम होते हैं, 8। और ड्रोसोफिला एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, तो 2n इक्वल टू कितना होगा, 8। इसमें से 3 पेयर ऑटोसोम्स होते हैं, सोमेटिक क्रोमोसोम होते हैं, और एक पेयर जो है एलोसोम होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है। अब ये 3 पेयर में 6 क्रोमोसोम आ गए, और जो लास्ट एक पेयर रहा वो XX भी हो सकता है और क्या हो सकता है, XY भी हो सकता है। तो मॉर्गन उन कैरेक्टर की इनहेरिटेंस की स्टडी करना चाह रहा था जो या तो X क्रोमोसोम पर हो या Y क्रोमोसोम पे हो। ही स्टडीड 3 जीन, उसने 3 जीन की स्टडी की जो किसके ऊपर थी, X क्रोमोसोम के ऊपर थी। और वो 3 जीन कौन कौन सी थी, बॉडी कलर, आई कलर और विंग शेप। और ये तीनों जीन एक ही क्रोमोसोम X क्रोमोसोम के ऊपर थी। अब बॉडी कलर का डोमिनेंट टाइप होता था ब्राउन और रिसेसिव है येलो। आई कलर का डोमिनेंट है रेड और रिसेसिव है व्हाइट। विंग शेप का जो नॉर्मल डोमिनेंट जो है वो है नॉर्मल और रिसेसिव है मिनिएचर। ठीक है, अब इनके लिए सिंबल का क्या इस्तेमाल करेंगे, तो जो एनसीईआरटी ने सिंबल इस्तेमाल किए वो करेंगे। येलो को उसने डिनोट किया है स्मॉल y से, और ब्राउन को डिनोट किया है y प्लस से, व्हाइट को डिनोट किया है W से, और रेड को डिनोट किया है W प्लस से, मिनिएचर को डिनोट किया है M से, और नॉर्मल को डिनोट किया है M प्लस से। मतलब डोमिनेंट वालों के ऊपर प्लस प्लस लगा हुआ है। ठीक है, ही ऑब्जर्व दैट व्हेन 2 जीन सिचुएटेड ऑन सेम क्रोमोसोम, उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जब 2 जीन एक ही क्रोमोसोम पर होती है, जैसे कि ये जीन्स थी, द प्रपोर्शन ऑफ पेरेंटल जी कॉम्बिनेशन इज मच हायर देन नॉन पेरेंटल, और इसे ही अपन क्या कहते हैं, लिंकेज कहते हैं। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन का प्रपोर्शन जो था वो नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन से क्या था, ज्यादा था, जिसे अपन क्या कह सकते हैं कि यही तो लिंकेज था। Later, he also observed that the 2 gene present on same chromosome may or may not show linkage. फिर बाद में उसने ये भी ऑब्जर्व किया कि जरूरी नहीं है कि 2 जीन जो एक ही क्रोमोसोम पर वो हमेशा लिंकेज शो करे। तो देखो बार मेंडल आ रहा है, मॉर्गन जो है, मॉर्गन ने 3 जीन एक ही क्रोमोसोम पे स्टडी की थी। जब उसने बॉडी कलर और आई कलर की स्टडी की थी तो उसने देखा कि ये दोनों लिंकेज शो करती है, एक ही क्रोमोसोम पे थी और लिंकेज शो कर रही थी। लेकिन जब उसने आई कलर और विंग शेप इनके बीच में इनकी इनहेरिटेंस की स्टडी की तो वो बहुत ही कम लिंकेज या फिर अपन कह सकते हैं माइन्यूट सा लिंकेज शो कर रही थी। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही जीन जो 2 जीन है एक ही क्रोमोसोम पे और तो हमेशा लिंकेज ही शो करेगी। वो रिकॉम्बिनेशन भी शो कर सकती है, वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी शो कर सकती है। और इन दोनों केस को मॉर्गन ने क्रॉस से एक्सप्लेन किया और अपन को उस क्रॉस को अच्छे से समझना है। बुक में ये क्रॉस दे रखा है, आप चाहे तो एनसीईआरटी खोल सकते हैं मेरे साथ और इसको अच्छे से समझना कि क्या कारण है कि एक ही क्रोमोसोम पे होते हुए भी कुछ लिंकेज शो करते हैं, कुछ नहीं शो करते। तो देखो मॉर्गन ने उन्हें 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, एक टाइटली लिंक्ड जीन जो कि हायर लिंकेज शो करेगी और एक लूजली लिंक्ड जीन जो कम स्ट्रेंथ शो करेगी किसकी, लिंकेज की। तो देखो समझते हैं, जीन प्रेजेंट वेरी क्लोज टू ईच अदर। अगर जीन जो है एक ही क्रोमोसोम पर है, जैसे मान लो ये एक क्रोमोसोम है और एक जीन यहां पर है, दूसरी उसके बहुत पास में, तो उन्हें अपन टाइटली लिंक जीन कहेंगे। और एक ही क्रोमोसोम पर एक जीन यहां पर है और एक जीन थोड़ी सी दूर है और इतनी दूर है कि इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो सके, तो उसे अपन क्या कहेंगे, लूजली लिंक्ड जीन कहेंगे। तो जीन प्रेजेंट वेरी क्लोज टू ईच अदर ऑन सेम क्रोमोसोम। अब ऐसे केस में चांसेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन दीज हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, लेकिन बहुत ही कम है। और ड्यू टू इट, अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो क्या होगा कि जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा होंगे
और नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या होंगे, कम होंगे। इसका मतलब पेरेंटल टाइप ज्यादा होगा रिकॉम्बिनेंट टाइप से। रिकॉम्बिनेंट टाइप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि नॉन पेरेंटल टाइप को क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट टाइप भी कहते हैं। अब इसका जो क्रॉस दे रखा है उसको समझते हैं। क्योंकि वो सेक्स लिंक इनहेरिटेंस कर रहा था इसलिए अपन मेल फीमेल दोनों लेकर चलेंगे। तो ये है फीमेल जिसमें 2 एक्स क्रोमोसोम है। इस वाले क्रोमोसोम पर जो 2 जीन है कौन कौन सी ली है, बॉडी कलर और कौन सी ली है, आई कलर। देखो बॉडी कलर के हिसाब से जो ये फीमेल चूज की थी वो येलो थी इसलिए स्मॉल वाई डिनोट कर रखा है। और क्योंकि येलो रिसेसिव है इसका मतलब दोनों स्मॉल वाई थे तभी वो येलो थी। और जो आई कलर के हिसाब से ये कैसी थी, व्हाइट आई की थी। तो व्हाइट आई और येलो बॉडी, येलो व्हाइट थी ये फीमेल। जो मेल जो था उसमें एक ही क्रोमोसोम होता है एक्स, वाई तो दूसरा वाला क्रोमोसोम होता है। वाई पर तो ये जीन है नहीं इसलिए अपन वाई पर कोई जीन शो नहीं कर रहे, मतलब ये दोनों जीन नहीं है इसलिए अपन शो नहीं कर रहे। तो एक्स क्रोमोसोम पे इसमें जो जीन थी वो थी वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस। अब वाई प्लस थी इसका मतलब ये ब्राउन था, डब्ल्यू प्लस थी इसका मतलब इसमें आई का कलर कैसा था, रेड। और मैंने ये पहले भी बताया कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वही वाइल्ड कैरेक्टर होता है, वही नेचुरल कैरेक्टर होता है, इसलिए वाइल्ड टाइप लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। फिर इन दोनों का क्रॉस हुआ F1 जनरेशन बनी। अब F1 जनरेशन में ये जो 2 बन रहे इसको समझते हैं। देखो ये X जो है ये वाला इस Y के साथ जा सकता है ना। देखो ये X इस Y के साथ जाए, चाहे ये X इस Y के साथ जाए, बात तो एक ही है। एक क्योंकि इससे एक ही तरह का गैमेट बन रहा है और ऐसा X बन रहा है जिसके ऊपर स्मॉल y डब्ल्यू वाई है, ठीक है। स्मॉल y और स्मॉल w है। अब ये वाला x जब इस y के साथ क्रॉस करेगा तो ये बनाएगा x पे स्मॉल y और स्मॉल w है, y ये नॉर्मल वाला, ये मेल बन गया। और मेल में कैसा होगा, येलो और व्हाइट। क्यों, क्योंकि इस पे y और w है जो कि रिसेसिव है, लेकिन इसको डोमिनेंट करने वाला दूसरा क्रोमोसोम तो है नहीं, तो ये येलो और व्हाइट हो गया, ठीक है। अब देखो ये वाला जो x है वो इसके साथ फ्यूज होगा, ठीक है। इन दोनों में से किसी भी x के साथ हो सकता है, तो दोनों में से किसी के साथ भी होगा। तो एक ओरिजिनल x रहेगा जो कि फीमेल गैमेट में था, स्मॉल y और स्मॉल w का, और यहां से आएगा y प्लस और w प्लस का। तो अब फीमेल कैसी हो गई, ब्राउन रेड वाइल्ड टाइप की हो गई, ठीक है। अब उसने F2 जनरेशन देखी। तो देखो F2 जनरेशन में ध्यान से देखना कि अगर क्रॉसिंग ओवर होता है तो क्या होगा। तो देखो पहले तो ये 2 तरह के गैमेट तो बनाएगी, एक स्मॉल y स्मॉल w, स्मॉल y प्लस स्मॉल w प्लस, ठीक है। ये 2 तो बनाएगी। अगर क्रॉसिंग ओवर होता है तो ये वाला जो है इसके साथ चला जाएगा तो y w प्लस बनेगा, और ये वाला इसके साथ चला जाएगा तो y प्लस w बनेगा, ठीक है। कितने तरह के गैमेट बन गए, 4 तरह के। और इधर 2 तरह के गैमेट होंगे, एक x तरह का होगा और एक y तरीके का होगा, जिसमें x क्रोमोसोम होगा और एक में क्या होगा, y क्रोमोसोम। x क्रोमोसोम वाला जो है इन 4 से कंबाइन होगा तो 4 तरह की नेक्स्ट जनरेशन बनाएगा, और y वाला इनसे कंबाइन करेगा तो 4 तरह की बनाएगा, टोटल 8 जनरेशन। तो आप अगर बुक में देखोगे तो टोटल 8 ऐसे डायग्राम बना रखे हैं ऐसे, ठीक है। लेकिन मेरी बात ध्यान सुनना, ऐसा बनेंगे 8 बनेंगे, लेकिन इन 2 से बनने वालों के चांसेस बहुत कम है। क्यों, क्योंकि ये बनने के लिए क्रॉसिंग ओवर होना चाहिए, और इन 2 के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो उसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है, और ये दिखता है अपन को रेशियो से। तो जब उसने पेरेंटल टाइप और रिकॉम्बिनेंट टाइप F2 जनरेशन में काउंट किए, मतलब ये तो एक्सपेरिमेंट से ही देख सकते हैं कि कितने उसको मिले होंगे, आप ऐसे काउंट करके नहीं देंगे, ठीक है। तो पेरेंटल टाइप कौन से थे, येलो व्हाइट और ब्राउन रेड, इसके 98.7 नेक्स्ट जनरेशन थी। इतनी जनरेशन में ये पेरेंटल कैरेक्टर था, लेकिन 1.3 में ही रिकॉम्बिनेंट टाइप था, नॉन पेरेंटल था, जिसमें देखो ये कौन सा है अपना, येलो और रेड। देखो येलो रेड ये वाले गैमेट से बना होगा, और ये कौन सा था अपने ब्राउन और व्हाइट, ब्राउन व्हाइट। तो ये बने, लेकिन इनके बनने की टेंडेंसी बहुत कम थी, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर बहुत ही कम हुआ था, क्योंकि उसके चांसेस बहुत ही कम क्यों थे, क्योंकि ये दोनों जीन बहुत पास पास में थी, तो उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम थे। क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम थे तो लिंकेज हुआ, और लिंकेज में क्या होता है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा आता है रिकॉम्बिनेंट टाइप से, और ये टाइटली लिंक जीन है जिसमें स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज हायर है। तो इससे अपन को लिंकेज भी समझ में आया
और साथ में ये भी समझ में आया कि टाइटली लिंक जीन क्या होती है। अब एक और क्रॉस है, उसको भी समझते हैं और फिर अपन देखेंगे कि लिंकेज के बारे में कुछ की पॉइंट लिख लेंगे ताकि एग्जाम का एक पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। तो एक बार आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन उस दूसरे क्रॉस को और बाकी की थ्योरी को भी देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लूजली लिंक्ड जीन। तो देखो जीन जो एक ही क्रोमोसोम पे तो प्रेजेंट हो लेकिन इतनी डिस्टेंस पे हो, सफिशिएंटली अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, इतनी डिस्टेंस पे हो कि उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर आसानी से हो सके ऑन सेम क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम पे तो है लेकिन उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर आसानी से हो सकता है और चांसेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा और इस वजह से सो हायर रिकॉम्बिनेंट टाइप। अब यहां हायर रिकॉम्बिनेंट टाइप से ये नहीं है कि इनमें जो रिकॉम्बिनेंट टाइप होगा वो पेरेंटल से ज्यादा हो जाएगा, कंपेरेटिवली टाइटली वाले से इसमें रिकॉम्बिनेंट टाइप ज्यादा आएंगे। ठीक है, देखो रिकॉम्बिनेंट टाइप हमेशा पेरेंटल टाइप से कम ही होता है क्योंकि चाहे क्रोमोसोम पर कितनी भी डिस्टेंस पे हो, ऐसा नहीं होगा कि 100% वो क्या हो सकता है, क्रॉसिंग ओवर हो सकता है। कभी क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, कभी नहीं। जितना ज्यादा दूर होंगे चांसेज उतने ही ज्यादा होंगे, जितने पास में होंगे चांसेज उतने ही कम होंगे। तो रिकॉम्बिनेंट टाइप जो है हमेशा पेरेंटल टाइप से कम ही होगा। लेकिन अगर वो डाइहाइब्रिड रेशियो जो अपन ने देखा था उसके आसपास है तो अपन कहेंगे कि भाई इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो किया, और पेरेंटल टाइप बहुत ही ज्यादा है तो अपन कहेंगे कि लिंकेज शो हुआ। तो इस वाले केस में, अभी पहले वाले केस में देखा था अपने रिकॉम्बिनेंट टाइप कितने बने थे 1.3, जबकि डाइहाइब्रिड क्रॉस में करीब अपने देखे थे कि करीब 30 अपने कितने थे उसके आसपास थे 37 के आसपास थे। तो अगर 37 के आसपास कुछ होता है तो अपन कहेंगे कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुआ। तो वो टाइटली वाले से इसमें रिकॉम्बिनेंट टाइप ज्यादा बनेंगे, स्टिल पेरेंटल टाइप से तो कम ही होंगे। तो ड्यू टू इट सो हायर रिकॉम्बिनेंट टाइप देन टाइटली लिंक जीन। साफ साफ लिखा हुआ है टाइटली लिंक जीन के कंपेयर में ज्यादा रिकॉम्बिनेंट टाइप बनते हैं। अब इसमें जो कैरेक्टर लिए थे वो था आई कलर और विंग शेप। तो जो फीमेल थी वो व्हाइट और मिनिएचर थी, मतलब आई कलर के हिसाब से व्हाइट और विंग शेप के हिसाब से मिनिएचर, और जो मेल जो था रेड कलर की आई और नॉर्मल विंग शेप का, बोले तो वाइल्ड था क्योंकि डोमिनेंट को वाइल्ड से करते हैं। अगेन इसमें एक ही एक्स क्रोमोसोम होगा, दूसरा वाई पर अपन को कुछ शो नहीं करना। और इसमें देखो अपन को थोड़े दूर दूर बनाने हैं एलिल्स, क्योंकि ऐसे बताने के लिए कि भाई ये एक दूसरे से दूर है। इसमें दोनों एक्स क्रोमोसोम में और दोनों पे रिसेसिव एलील बनाने, तभी वो ये कैरेक्टर शो करेगा। अब जब F1 जनरेशन होगी तो इनमें से देखो इस वाले से सिर्फ एक ही तरह का क्या बनेगा, गैमिट बनेगा। ऐसा एक एक्स बनेगा जिसमें क्या होगा W और M होगा, जबकि इससे दो तरह के बनेंगे। ठीक है, ये वाला अगर इस एक गैमिट के साथ मैच करेगा तो ये एक्स आ गया, और इसमें एक्स कैसा है W प्लस M प्लस का। तो देखो ये वाला बन गया, क्या बनेगा, फीमेल, क्योंकि एक्स एक्स है तो फीमेल बना। और इसमें ये W अपना कैरेक्टर शो नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके साथ W प्लस है तो ये रेड हो जाएगा। ये M अपना कैरेक्टर शो नहीं कर पाएगा क्योंकि M प्लस जो डोमिनेंट है वो पड़ा है, तो नॉर्मल विंग मतलब वाइल्ड टाइप की फीमेल बन जाएगी। लेकिन अगर ये Y, इसमें देखो अपना गैमिट कैसा बना था, ऐसा गैमिट बना था जिसके ऊपर क्या था, W और स्मॉल m था। ठीक है, तो अगर ये Y वाला इसके साथ जाता है तो यही कैरेक्टर शो करेंगे, क्योंकि ये रिसेसिव तो है लेकिन इसके साथ दूसरा एक्स तो है नहीं, तो ये अपना कैरेक्टर शो करेंगे। W की वजह से व्हाइट हो जाएगा, M की वजह से मिनिएचर हो जाएगा। अब जब F2 जनरेशन होगी तो देखो क्योंकि यहां क्रॉसिंग ओवर होंगे और अपन ने पिछले बार भी 4 तरह के गैमिट बनाए थे, तो देखो एक ये वाले X में W और M है, स्मॉल W स्मॉल M, तो एक तो वो बन गया। इस वाले X पे स्मॉल W प्लस M प्लस है तो एक वो X बन गया गैमिट में। एक क्रॉसिंग ओवर की वजह से स्मॉल W M प्लस के साथ जा सकता है और स्मॉल W प्लस स्मॉल M के साथ जा सकता है। ठीक है, और यहां तो देखो कितने तरीके के गैमिट बनेंगे, दो, एक X जिसमें W और M है और एक Y जिसमें ये W और M की एलील्स नहीं है। ठीक है, तो टोटल X इनके साथ कंबाइन 4 तरीके से कर सकता है तो 4 तरह की फीमेल बनेगी, और ये Y जो है इससे कंबाइन कर सकता है तो 4 तरह के मेल। अगेन अपनी बुक में 8 ऐसे डायग्राम बनाए रखे, मैंने इधर नहीं बनाए। ठीक है, उनमें पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट टाइप का जो रेशियो है वो क्या आ रहा है, 62.8 और 37.2। देखो रिकॉम्बिनेंट टाइप 37.2 आ रहा है, जो ऑलमोस्ट किसके जैसा आ रहा है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के जैसा आ रहा है। ठीक है, और यही वजह है कि अपन यहाँ कहेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इज वेरी लो, या फिर अपन कहेंगे मोर IA मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड मोर रिकॉम्बिनेंट टाइप, ज्यादा रिकॉम्बिनेंट टाइप बनेंगे।
तो ये लिंकेज था, अपन अच्छे से समझ गए। लिंकेज क्या होता है, जब एक ही क्रोमोसोम पे दो नॉन एलिलिक जीन हो और बहुत पास में हो तो चांसेज होता है कि एक साथ नेक्स्ट जनरेशन में जाए, या पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही बने, या पेरेंटल कॉम्बिनेशन का जो प्रपोर्शन है वो नॉन पेरेंटल से बहुत ज्यादा है, इसे लिंकेज कहते हैं। अब इन सारे पॉइंट को अपन शॉर्ट में जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। लिंकेज मीन्स फिजिकल एसोसिएशन ऑफ नॉन एलिलिक जीन एंड टेंडेंसी टू इनहेरिटेंस टुगेदर। ये एक्सेप्शन है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। लिंक्ड जीन जो होती है लीनियरली अरेंज होती है, और लिंक जीन को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, मतलब वो अलग हो सकती है किससे, क्रॉसिंग ओवर से। अब स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज डिपेंड करेगी डिस्टेंस पे कि जीन के बीच में डिस्टेंस कितनी है। अगर ज्यादा है तो लिंकेज क्या होगा, कम, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर भी ज्यादा होगा, तो क्रॉसिंग ओवर के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और अपन ये बना सकते हैं कि क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो डिस्टेंस के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो चाहे डिस्टेंस ज्यादा है या फिर अपन क्या क्रॉसिंग ओवर ज्यादा है, तो स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। जैसे कि इस वाले में डिस्टेंस ज्यादा थी, क्रॉसिंग ओवर ज्यादा हुआ, तो स्ट्रेंथ कैसी आई, लोअर आई। और पिछले वाले केस में क्या थी, डिस्टेंस कम थी तो स्ट्रेंथ ज्यादा आई। रिकॉम्बिनेशन कम होता जाता है जैसे जैसे लिंकेज होता है, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लिंकेज ज्यादा होगा तो रिकॉम्बिनेशन कम, लिंकेज कम होगा तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा। या फिर अपन ये कह सकते हैं कि रिकॉम्बिनेशन किस पे डिपेंड करता है, क्रॉसिंग ओवर पे। ये डायरेक्टली होगा क्योंकि लिंकेज कैसा था, इनवर्सली था। जितना ज्यादा क्रॉसिंग ओवर, जितनी ज्यादा डिस्टेंस, उतना ज्यादा रिकॉम्बिनेंट। तो ये समरी कर दी। यहां तक एग्जाम में अपन लिख सकते हैं लिंकेज का, जहां से मैंने स्टार्ट करने को कहा था। एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूं जिसे कहते हैं लिंकेज ग्रुप। देखो लिंकेज ग्रुप कैसे काउंट करते हैं, किसी भी एक ऑर्गेनिज्म में पहले देखो कि वन पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम को एक लिंकेज ग्रुप माना जाएगा। जैसे अगर किसी में 46 क्रोमोसोम है तो उसमें कितने पेयर बन सकते हैं, 23 पेयर। तो 23 टाइप के जनरली उसमें क्या होने चाहिए, लिंकेज ग्रुप होने चाहिए। लेकिन अगर उसमें कोई एक क्रोमोसोम ऐसा है जो यूनिक टाइप का है तो फिर उसे भी एक लिंकेज ग्रुप मानेंगे। इसको समझते हैं। जैसे गार्डन पी है, उसमें टोटल 14 क्रोमोसोम होते हैं डिप्लॉइड, तो इसमें कितने पेयर बन सकते हैं, 7। तो 7 इसमें क्या होगा, लिंकेज ग्रुप। मेज है, इसमें कितने होते हैं, 20, तो इसमें 10 लिंकेज ग्रुप। ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं तो कितने पेयर बनने चाहिए, 23, तो 23 होता है। लेकिन ह्यूमन मेल जो होता है, ध्यान से सुनना, ह्यूमन मेल जो होता है, ह्यूमन मेल का क्या होता है, देखो यहां पर लिख देना, मैं समझा देता हूं। देखो ह्यूमन में होता है 46 क्रोमोसोम, उसके हिसाब से कितने लिंकेज ग्रुप होने चाहिए, 23। लेकिन ह्यूमन मेल जो होता है वो होता है 44 प्लस XY, तो 44 से तो कितने लिंकेज ग्रुप बन जाएंगे, 22। ये X है तो इसका भी एक, और Y का भी एक मानेंगे क्योंकि ये X और Y तो अलग अलग तरह के हैं। तो टोटल ह्यूमन मेल में कितने हो जाएंगे, 24। लेकिन अगर ह्यूमन फीमेल में काउंट करूं तो ह्यूमन फीमेल में 44 प्लस XX, इस 44 से कितने बन जाएंगे, 22, और XX से भी एक, तो 23 बनेंगे। ठीक है, ठीक ऐसे कैसे ड्रोसोफिला में भी है। ड्रोसोफिला में 8 है तो 8 के हिसाब से लिंकेज ग्रुप कितने आने चाहिए, 4 आने चाहिए। लेकिन अगर फीमेल लेंगे तो 4 ही आएंगे। फीमेल में देखो 6 तो क्या होते हैं, ऑटोसोम, और XX होता है, तो 6 का तो हो गया 3 और XX का 1 हो गया, तो 4 बन गए। लेकिन जो मेल जो था उसमें 6 प्लस XY होता, तो 6 का तो होगा 3, X अलग है Y अलग है, तो दोनों को एक एक काउंट करेंगे, 5 लिंकेज ग्रुप हो जाएंगे। ये एक एडिशनल पॉइंट है, अपनी बुक में नहीं दे रखा, आप चाहे तो नोट करें चाहे तो नहीं। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। एक छोटा सा टॉपिक और है जो अपने ये लिंकेज वाला जो डिस्क्रिप्शन है उसमें सबसे नीचे दे रखा है। मॉर्गन के एक स्टूडेंट थे, उन्होंने जेनेटिक मैप बनाया था, उसके बारे में कुछ पॉइंट है, वो भी अपन देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक है जीन मैपिंग, लिंकेज मैपिंग। इसे क्रोमोसोमल मैपिंग भी कह सकते हैं, जेनेटिक मैपिंग भी कह सकते हैं। अपनी बुक में ये हेडिंग तो नहीं है, लेकिन लिंकेज वाले पैराग्राफ में नीचे की तरफ ये डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। तो जो मॉर्गन जो थे, उन्हीं का एक स्टूडेंट था अल्फ्रेड स्टुअर्ट वेंट। उन्होंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन जो थी, जो रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी जो निकालते थे जीन पेयर के बीच में, उसको यूज किया कि भाई उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से मैं क्रोमोसोम के ऊपर जो 2 एलील है जिनके बीच की वो जीन फ्रीक्वेंसी है, उसको मैं यूज करूंगा किसके तरीके से, डिस्टेंस के जैसे। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर 1% रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी थी तो वो क्या करते थे, जो वो दोनों जीन, मान लो A और B कोई जीन है और उन दोनों के बीच में 1% की रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी आई, तो उसे एक मैप यूनिट पर क्या कर देते थे, बना देते थे।
मान लो ए से सी के साथ में कोई क्रॉस करवाया, ए जीन का सी के साथ में कोई क्रॉस कराया, डाइहाइब्रिड क्रॉस, और उसमें रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो 10% आई, तो ए से वो 10 की डिस्टेंस पर क्या बना देते थे, सी बना देते थे 10 मैप यूनिट पर। और उस मैप यूनिट को भी उन्होंने अपने टीचर के नाम पर नाम दिया था सेंटीमॉर्गन। ठीक है, तो 1% रिकॉम्बिनेशन को एक मैप यूनिट मानेंगे और उसे एक सेंटीमॉर्गन भी कह सकते हैं, और उसके हिसाब से मैं क्या करूंगा, उन जीन को क्रोमोसोम के ऊपर उतनी डिस्टेंस पे शो करूंगा, जिससे एक मैप लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। देखो मैप क्या होता है, मैप में यही तो बता रखा होता है कि एक पर्टिकुलर प्लेस किसी दूसरे पर्टिकुलर प्लेस से कितना दूर है। तो इन्होंने भी कुछ वैसे ही बनाने की ट्राई की, और इन्होंने इसको बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया, रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी का। एक चीज मैं यहां क्लियर कर देता हूं, यहां पर जो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है वो टेस्ट क्रॉस से निकाली जाती है। मतलब पहले उन दोनों जीन के बीच में डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस करवाया जाता है। देखो आपको समझाता हूं, याद हो तो डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो आया था 1:1:1। इसका मतलब पेरेंटल टाइप भी कितने थे, 50%, और नॉन पेरेंटल टाइप भी कितने थे, 50%। ये रेशियो किसका है, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का है। तो उन्होंने ये जो डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में जो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी आई, उस फ्रीक्वेंसी को यूज करके ये ग्राफ बनाया, या फिर ये मैप बनाया था। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से बताता हूं कि ए बी सी 3 जीन है। एक बार उन्होंने ए और बी के बीच में क्या कराया होगा, क्रॉस करवाया होगा, और उन्हें पता चला कि इसका टेस्ट क्रॉस से रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालते तो 10% आती है। एक बार बी और सी के लिए निकाला, एक बार ए और सी के लिए निकाला, तो तीनों के लिए रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी आ गई। ए और बी के बीच में कितनी आई, 10%, बी और सी के बीच में कितनी आई, 35%, और ए और सी के बीच में कितनी आई, 25%। फिर उन्होंने इसको मैप यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। ए बी के बीच में कितना 10 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस है, बीसी के बीच में 35 सेंटीमॉर्गन, और एसी के बीच में 25 सेंटीमॉर्गन। फिर इन तीनों में से जो सबसे बड़ी थी उनको मैप कर दिया। तो देखो तीनों में सबसे बड़ी है 35, तो बी को और सी को एक दूसरे से कितने 35 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस पे लगा दिया। अब और कोई ले लेते हैं, जैसे मान लो मैं ए लेता हूं, ए जो है वो बी से कितना है, 10 सेंटीमीटर पे है। तो यहां से भी इधर 10 सेंटीमीटर पे लगा सकते हैं, और यहां से भी इधर 10 सेंटीमीटर पे लगा सकते हैं। लेकिन अगर मैं इधर 10 सेंटीमीटर लगाता हूं तो वो ए सी से कितना दूर हो जाएगा, 45, जबकि यहां दे रखा है कि ए और सी के बीच में कितनी है, 25। इसका मतलब ए वाली को मेरे को कहां लगाना पड़ेगा, इस तरफ। देखो इस तरफ पुट कर दिया, तो ए और बी के बीच में कितना हो गया, ए और बी के बीच में 10, ए और सी के बीच में 25, और बी और सी के बीच में 35। इस तरीके से अरेंज कर दिया। तो अपना सीक्वेंस क्या आ गया कि अरेंजमेंट कैसा है, बी ए सी या फिर सी ए बी। इस तरीके से मैप बनाया था, और उसको जेनेटिक मैप बोला। किसने बनाया है जेनेटिक मैप, अपने बनाया अल्फ्रेड स्टुअर्ट वेंट ने, जो कि मॉर्गन के क्या थे, स्टूडेंट थे। और अपन को क्या याद रखना है कि उन्होंने ये बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया, रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया। 1% रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी को 1 मैप यूनिट या 1 सेंटीमॉर्गन माना जाता है। इतना ही एनसीईआरटी में दे रखा है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। एक इंपॉर्टेंस ये भी एनसीईआरटी में दे रखी है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जेनेटिक मैप बना के करेंगे क्या। तो जेनेटिक मैप आर यूज्ड एज स्टार्टिंग पॉइंट इन सीक्वेंसिंग ऑफ होल जीनोम। जब एक किसी ऑर्गेनिज्म के सारे जीन का कलेक्शन निकालते हैं जिसे जीनोम कहते हैं, और फिर उसकी सीक्वेंसिंग करेंगे। अपन ये चैप्टर नंबर 6 में देखेंगे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। तो उसमें जेनेटिक मैप का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप 11th के बेसिस पर मैंने आपको समझाया था जब माइटोसिस मियोसिस करवाया था। आप कमेंट सेक्शन में मुझे इस क्वेश्चन का आंसर लिख के बताएं कि इन विच फेज क्रॉसिंग ओवर अकर इन मियोसिस। और वो आंसर जब सही मिले तो आप यहां पर नोट भी कर लीजिएगा कि मियोसिस के कौन से फेज में क्रॉसिंग ओवर होता है। मियोसिस फर्स्ट में होता है, मियोसिस सेकंड में होता है। अगर फर्स्ट में होता है तो कौन से, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज प्लस टीनोफेज फर्स्ट। और अगर प्रोफेज फर्स्ट में भी होता है तो उसमें भी किस में, और जिसमें भी होता है आप एक्यूरेट आंसर बताएं कि मियोसिस की किस फेज में क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, तो ये अपना था लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन। नेक्स्ट वीडियो में अपन चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे और पॉलीजीन इनहेरिटेंस और पैलियोट्रॉपी के बारे में स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।